मैं हूं तलाल। आज हम पढ़ने लगे हैं सेकेंड ईयर मैथ्स चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन का पार्ट 2। इंटीग्रेशन का पार्ट 1 का लेक्चर पहले आ चुका है। जिसने वीडियो नहीं देखी या देखना चाहता है तो वहाँ पर देख ले। उसके अंदर बहुत सारे फार्मूला और रिजल्ट्स का मैं उनके बारे में बताया था कि उनको याद करना कितना ज़रूरी है और उनमें से क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। आज हम पढ़ने लगे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और उससे शुरू करने लगे हैं। उससे रिलेटेड फिर हम कुछ रिजल्ट्स देखेंगे, फिर डेफिनेट इंटीग्रल और साथ आगे एरिया अंडर द कर्व्स, और फिर हम देखेंगे जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशंस वाला टॉपिक है। असल में फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स ने डिफरेंशियल इक्वेशंस वाला वो जो था चैप्टर वो अलहदा से पढ़ा था, वो इंटीग्रेशन के साथ नहीं पढ़ा था। लेकिन जिन्होंने पंजाब टेक्स्ट बुक पढ़ी है उनका इंटीग्रेशन का ही चैप्टर था जिसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशंस वाला सारा टॉपिक उसी के अंदर था। तो इस वजह से फेडरल वालों को ये होगा कि इंटीग्रेशन में कैसे आ गया। असल में ये इंटीग्रेशन से ही रिलेटेड है, इसलिए ये इंटीग्रेशन के अंदर ही आता है। अच्छा जी, बगैर टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मेन तो इसका पहले हम बात करते हैं ना, असल में इसका जो मेथड है यानी तरीका कि वो क्या था, वो तो हमें आप लोगों को याद होना चाहिए कि अगर ऐसे फंक्शन लिखा हो एफ ऑफ एक्स और साथ जी ऑफ एक्स लिखा हो, होल का ऐसे लिखा हो डेरिवेटिव, तो वो इंटीग्रल डिफरेंशियल लिखा हो तो पूछता है कि इसका कैसे करेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए आपने फर्स्ट फंक्शन को वैसे ही लेते हैं, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल, फिर माइनस, फिर आपने जो सेकंड का इंटीग्रल लिया है वो और साथ फर्स्ट का आपने क्या करना है, इसका डिफरेंशियल लेना है, यानी इसको मल्टीप्लाई करवाओगे किससे, d बाय डी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, और इस पूरे के साथ आपने अलहदा से एक डी एक्स लेना है, यानी सारे का जो भी आंसर आएगा उसका फिर आपने इंटीग्रल लेना है। ये तो था इसका फॉर्मूला, ये आप लोगों को पता भी है, कर भी चुके हैं इसके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के क्वेश्चंस, फेडरल वाले भी पंजाब वाले भी। इसके लिए एक टेक्निक थी कि कौन सा हम फंक्शन पहले कंसीडर, यानी एफ ऑफ एक्स कौन सा कंसीडर करेंगे जी ऑफ एक्स। तो इसके लिए टेक्निक थी आई लेट, ILATE। आई है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लेट है लॉगरिथमिक वाला, ए है अलजेब्राइक, टी है ट्रिग्नोमेट्रिक और ई है एक्सपोनेंशियल। ठीक है ना। अब इनमें किसी भी ऑर्डर में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आता है तो आपने इस ऑर्डर के हिसाब से उसको फंक्शन 1 कंसिडर करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आर है ना एक्स स्क्वेयर इंटू 10x, मिसाल के तौर पर वैसे मैं बता रहा हूँ, तो इसमें देखें ये है अलजेब्राइक और ये है ट्रिग्नोमेट्रिक। क्वेश्चन इस आइलेट के लिहाज से ए पहले आ रहा है तो ये होगा फंक्शन 1 कंसीडर जो हम बायर एज इट इज़ लेते हैं, और ये क्या आएगा फंक्शन 2 जो कि जिसका हम इंटीग्रल लेते हैं। तो बस ये बताने का मकसद था कि इस आइलेट के हिसाब से आपने फिर उन फंक्शंस को लेना है कि आप कैसे उसको कौन सा फंक्शन 1 लेना है और कौन सा फंक्शन 2 लेना है। ठीक है, ताकि आपके क्वेश्चन में गलती ना है। असल में इसका जो असल तरीका है वो होता है कि वो वाला फंक्शन हम अंदर लेते हैं, यानी ये जी ऑफ एक्स वो वाला फंक्शन होता है जो आसानी से इंटीग्रेट कर सकें। ठीक है ना, जो आसानी से इंटीग्रेट हो सके। अब इसी को ज़हन में रखते हुए ये बनाया गया है आई लेट, ताकि क्योंकि सबसे आसान एक्सपोनेंशियल की है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक, और उस हिसाब से ही बनाया गया। ठीक है, तो ये आपने बस ज़हन में रखना है और इस हिसाब से फंक्शन को फंक्शन 1 फंक्शन 2 कंसिडर करना है। अब हम इससे कुछ रिजल्ट्स निकाले गए हैं डिडक्शंस, और वो याद रखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिडक्शंस है। मुझे याद है मैंने प्रयास 1 का ये टेस्ट दिया था, उसके अंदर मेरे इस पास इसका क्वेश्चन आया था उस टेक्निक को जिसमें वो यूज़ कर रहा था। अच्छा, पहले नंबर पर क्या लिखने हम करने लगे हैं, डिडक्शंस की बात करने लगे हैं। डिडक्शन फ्रॉम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, अब देखें इसमें से ना हमने कुछ रिजल्ट्स निकाले। एक तो है कि अगर आपके पास लिखा हो u इंटू डी वी,
ये जो हम u इंटू डी वी, तो आप इसे लिखते हैं u इंटू वी माइनस वी डी यू। असल में ये एक रिज़ल्ट इस तरह का निकलता है, ठीक है। एक और जो अभी मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये है e की पावर ax अंदर हो अगर साथ f नहीं a इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स, तो आपके पास इसका फिर पता है क्या आता है, ये ऐसे, सही है। तो इसका फिर इंटीग्रल आपके पास आता है e की पावर ax इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। असल में जिस तरह, अब मैं इसके ना एक आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। देखो आपके पास लिखा हुआ है e की पावर ax की जगह लिखा है साइन, ठीक है ना, आपके पास लिखा है साइन x, और इधर अंदर लिखा है आपके पास साइन का ये साथ आपके पास नहीं सॉरी e की पावर ax को इस तरह नहीं लिखेंगे, इसके लिए फिर मुश्किल हो जाएगा। इसको हम लिखते हैं कि देखो e की पावर 3x अंदर साथ आपके पास लिखा हुआ है 3 और साथ एफ ऑफ एक्स में लिखा है साइन x और प्लस में लिखा है कॉज x प्लस अब ये साथ डी ऑफ एक्स लिखा है, सॉरी डी ऑफ एक्स। तो अब देखें असल में कंडीशंस फॉलो कैसे हो रही हैं। ये देखो ई पावर में 3x लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब पावर का ये जो 3x का है ax का, इसका ये हमने यहाँ पर कोफिशिएंट के साथ लिखा हुआ है 3। अब इसके ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स के साथ साइन x है। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज x, जो के साथ ऐड हो रहा है। अब अगर इस फॉर्म में लिखा जाए तो आप उसका इंटीग्रल क्या लिखोगे, e की पावर ax और साथ एफ ऑफ एक्स यहाँ पर क्या है साइन x प्लस सी। इस तरह अब ये मेरे पास आया था, इस तरह का प्रयास में क्वेश्चन आया था। असल में वो थोड़ा सा वर्डिंग उसकी चेंज थी वो, लेकिन था वो इस ट्रिक पे बेस्ड। तो ये बताने का मकसद था कि ये आप लोगों को इस तरह का आपको पता होना चाहिए कि ये अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपने उसका कैसे इंटीग्रल लिखना है, ताकि आप पेपर में ऐसे मुँह खोल के ना बैठ जाएँ, आपको कुछ ना कुछ पता तो हो पेपर के अंदर। अब इसी की तरह का ना, या इसी से निकला हुआ एक और आपके पास आया है कि e की पावर x हो अगर और साथ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स है, तो आप उसे क्या लिखोगे, e की पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। असल में होता क्या है कि जो ax है ना, ये पूरा ax, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, a, उसको हम इस एफ ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। ax ये जो पावर है उसका डेरिवेटिव लेके इसके साथ मल्टीप्लाई कराते हैं और सिर्फ फंक्शन को देखते हैं, इसका अलहदा से साथ इसका जो है ना डेरिवेटिव वो प्लस हो रहा होना चाहिए, सम हो रहा होना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा तो आप नहीं कर सकते। सम हो रहा होगा तो आपने उसको सिर्फ e की पावर ax और साथ उस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये आपके पास इंटीग्रल आएगा। इसी से रिलेटेड आपके पास ये भी रिजल्ट निकलता है, यानी a जब 1 हो जाए तो आप x के, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होगा तो हम उसे लिखते ही नहीं है, तो साथ ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। इससे ही रिलेटेड 2 रिज़ल्ट और हैं और ये फार्मूले ही हैं, असल में रिज़ल्ट्स ही हैं, इनको याद करना ज़रूरी है, ठीक है। ये पेपर के अंदर आते हैं और फार्मूले भी थोड़े लंबे हैं। देखें जी, e की पावर ax और साथ लिखा हो cos bx इंटू डी ऑफ एक्स, तो फिर इसका क्या होगा इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल होगा e की पावर ax, आगे जो a है पावर में वो साथ आएगा a cos bx, ठीक है, a cos bx प्लस b sin bx डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और साथ प्लस सी तो आना ही है। या तो इस तरह लिख लो या इसी को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, और वो तरीका क्या है, 1 बाय अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। साथ हमने e की पावर ax को उसी तरह लिखा, अंदर क्या लिखा हमने
सॉरी ये लिख दिया कॉस, साथ अंदर बी एक्स माइनस tan इनवर्स बी बाय ए प्लस सी। ये दोनों एक ही चीज़ के फॉर्मूले हैं और भाई इन दोनों को याद करना ज़रूरी है। ये नहीं कि सिर्फ इतना याद कर लूँ इसको छोड़ दूँ, या इसको याद कर लूँ इसको छोड़ दूँ, दोनों को याद करना ज़रूरी है, क्योंकि दोनों को वो पेपर में उस तरह दोनों की फॉर्म में आपको ऑप्शंस दे सकते हैं। तो सिर्फ एक को नहीं याद करना, दोनों को याद करना है। इसी की तरह आपके पास एक और, ये इसका अगर पिक्चर वगैरह स्क्रीनशॉट लेनी है ले लें। इसी की तरह आपके पास एक और आता है, वो है e की पावर ax, लेकिन साथ साइन bx अगर आ जाए तो उसका भी फॉर्मूला इसी से रिलेटेड है, e की पावर ax और अंदर है साइन bx इंटू डी ऑफ एक्स। तो इसका आप क्या करेंगे, इसमें होगा e की पावर ax a साइन bx, उसमें प्लस था इसमें माइनस b कॉस bx डिवाइडेड बाय a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और साथ प्लस सी तो वैसे ही लिखेंगे। और इसी के इसको भी हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, जिस तरह उसमें लिखा था, क्या था 1 बाय अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ई की पावर ए एक्स, उसमें भी वैसे ही था, इसमें भी वैसे ही है। उसमें फिर आगे आया था, सॉरी इसको छोटा लिखते हैं, उसमें फिर आगे आया था कॉस, यहाँ पर आगे आएगा साइन, अंदर आएगा बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी बाय ए, ये इसको ऐसे b बाय ए प्लस सी। इस तरह ये आपको दोनों फार्मूलाए याद होने चाहिए, ठीक है। ये रिजल्ट्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। अच्छा, एक और आपके पास आता है x की पावर, ये रिजल्ट भी मैं आपको लिखवा दूं। ये रिजल्ट है आपके पास कि अगर आपके पास आए x की पावर n इंटू ln ऑफ x डी ऑफ x का, ये असल में इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। वैसे तो आप इसको अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएं आसानी से कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इसलिए लिखवा रहा हूँ इसका रिजल्ट, क्योंकि ये मेरे पेपर में आया था। तो उस टाइम मुझे ना इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगानी थी, तो थोड़ा तो लग ही जाता है। तो इस वजह से आप लोगों को वो टाइम ना लगाना पड़े, ये लिखवा रहा हूँ इसका रिजल्ट। और इसका रिजल्ट है x की पावर n प्लस वन बाय n प्लस वन, जो पावर है उसी को डिवाइड करवाओ, साथ मल्टीप्लाई करवाओ ln ऑफ x को, ठीक हो गया। फिर माइनस में x की पावर n प्लस वन दोबारा, और नीचे जो n प्लस वन है इसका आपने स्क्वायर लिखना है, n प्लस वन होल का स्क्वायर, ठीक हो गया। ये आपके पास आ जाता है, साथ हम प्लस सी भी लिख दें। ये अब ये सेम टू सेम ये क्वेश्चन मेरा पेपर में आया था, नस्ट के NET 3 में आया था, मेरे ख्याल से 3 में या 2 में। तो इसमें सेम टू सेम एक क्वेश्चन आया था, तो ये मैंने इसलिए लिखवा दिया कि आप लोगों को उधर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगानी ना पड़े। अगर याद हो तो दस्ती आप उसको लिख सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी कर सकते तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो लगानी आप लोगों को आती ही है कि आप इसको, ये अलजेब्राइक है, ये एक्सपोनेंशियल है, ये लॉगरिथमिक है, इसको वो फंक्शन 1 लेंगे, इसको फंक्शन 2 लेंगे। अच्छा, आपके पास एक और ट्रिक है, इसका नाम है DI मेथड भी इसको कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल ट्रिक है और बड़ी मज़े की ट्रिक है, DI मेथड, ठीक है ना। असल में इसमें D स्टैंड्स फॉर डिफरेंशियल एंड I स्टैंड्स फॉर इंटेग्रल। आपके ये कब यूज़ होता है कि अगर आपके पास फंक्शन में ऐसे इंटेग्रल पूछा हो, एक हो अलजेब्राइक और साथ हो ट्रिग्नोमेट्रिक, साथ यानी डी ऑफ एक्स, या दूसरा है कि अलजेब्राइक हो और साथ हो एक्सपोनेंशियल डी ऑफ एक्स। अब ये सिर्फ और सिर्फ इन दो कंडीशंस के लिए लगेगा कि अलजेब्राइक के साथ ट्रिग्नोमेट्री आ जाए या अलजेब्राइक के साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए। ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल इकट्ठे आ जाए तो वो लगा दो, नहीं, अलजेब्राइक के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक या अलजेब्राइक के साथ एक्सपोनेंशियल। तो इनमें से आप कोई भी, जब इस तरह की फॉर्म आपके पास बने तो आप DI मेथड लगा सकते हैं और ये बड़ा आसान मेथड है। तो इसमें आप करेंगे क्या, पहले हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, x की क्यूब ले लेते हैं, ठीक है ना। x क्यूब हमने अलजेब्राइक ले लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ हम ले लेते हैं साइन x ले लो, चलो अपनी मर्जी से कोई भी ले रहा हूँ, वैसे बस समझाने के लिए ले रहा हूँ, ठीक है ना। करना क्या है, आप जो ये है ना अलजेब्राइक, वो एक तरफ लिखो,
जो ट्रिग्नोमेट्रिक है उसको दूसरी तरफ लिखो, ठीक है ना। मतलब ऐसे लाइन बना लो 2 कॉलम्स। इसके जो अलजेब्राइक है सारे डिफरेंशियल डेरिवेटिव लिखो, 3x², दूसरा डेरिवेटिव 6x, तीसरा डेरिवेटिव 6, चौथा 0, ठीक हो गया। अब इस साइड इसके डेरिवेटिव लिखे सारे d, और इसके सारे इंटेग्रल लिखते जाओ। साइन का कौन सा होता है? cos x। साइन का इंटेग्रल क्या है? माइनस cos x। माइनस cos x का इंटेग्रल क्या होता है? माइनस साइन x। माइनस साइन x का फिर क्या होगा? प्लस cos x। और cos x का क्या फिर होगा? फिर साइन x। इस तरह आपके पास ये इंटेग्रल्स जो है ना, एक साइड पे इंटेग्रल लिखते जाओ, एक साइड पे डिफरेंशियल लिखते जाओ। अब करना क्या है, ऐसे डायगनली ना यूं लाइंस ड्रॉ करो। इसके फर्स्ट से ऐसे शुरू करना है, डी के फर्स्ट से ऐसे डायगनल्स लाइन शुरू करनी है, ड्रॉ करना। सबसे पहले प्लस माइनस, ऐसे अगर आगे भी जा रहा है तो प्लस माइनस शुरू करना है प्लस से, सही है। अब करोगे क्या, इसको और इसको मल्टीप्लाई करवाना है। यहाँ पर मैं इसका अब आंसर लिखने लगा हूँ, x³ इंटू 7, ये प्लस के साथ है, जो ये प्लस वाला साइन बाहर है, 7 मल्टीप्लाई करो माइनस cos x, फिर माइनस का साइन आएगा यहाँ पर, ये साइन है ये माइनस का, फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, ये क्या आएगा 3x² इंटू अंदर क्या है ये माइनस साइन x, इसको मल्टीप्लाई करवाया, फिर अब दोबारा क्या है प्लस, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाओ 6x इंटू प्लस cos x, प्लस cos x, और फिर दोबारा माइनस आ गया। अब 6 को किससे मल्टीप्लाई करो, जो साइन उसके साथ जुड़ा हुआ है, ये जो इसके साथ जुड़ा हुआ है। देखो क्या किया हमने, एल्जेब्राइक और ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए, एल्जेब्राइक और ट्रिग्नोमेट्रिक या एल्जेब्राइक और एक्सपोनेंशियल अगर फंक्शन लिखे हो तो आपने एल्जेब्राइक को एक साइड पे लेना है, ट्रिग्नोमेट्रिक है या जो भी है एक्सपोनेंशियल है उसको दूसरी साइड पे लिखना है। एल्जेब्राइक के सारे डेरिवेटिव लिखने हैं जब तक वो 0 नहीं होता, और एक्सपोनेंशियल या ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे इंटेग्रल लिखते जाना है। और कहाँ तक लिखना है, 0 के सामने तक, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, इसके फर्स्ट से डायगोनल लाइंस ड्रॉ करना शुरू करनी है। इसके फर्स्ट से सेकंड, इसके सेकंड से इसका थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ, और प्लस माइनस से साइन लगाना शुरू करो। अब क्या करोगे, इसको और इसको जिनके जो लाइन से जुड़े हुए हैं ना डायगोनल लाइन से, इनको मल्टीप्लाई करवाना है और साइन इनके साथ ये वाला आएगा। बाद में सॉल्व करने के बाद अलहदा से साइन आप लगा सकते हो। तो इसका आंसर मैं यहाँ पर, ये जो साइन सॉल्व करने के बाद अगर साइन चेंज होता है वो अलहदा बात है, लेकिन वैसे आपने शुरू में प्लस माइनस के हिसाब से करना है। अब देखो ये क्या आएगा, माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस क्या आएगा, माइनस x³ cos x, ये आंसर मैं लिख रहा हूँ इसका। फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 3x² साइन x, फिर उसके बाद प्लस 6x इंटू कॉज x, फिर उसके बाद माइनस 6 साइन x। ये आपके पास इसकी सॉल्व फॉर्म है। आगे आप कॉमन लेना चाहो वो आपकी मर्जी है, जिस हिसाब से आपको ठीक लगता है, और जो जिस हिसाब से आपके पास ऑप्शंस हैं उस हिसाब से करो। लेकिन इस तरह आप इतना, अब देखो अगर आप ये करोगे ना तो ये एक दफ़ा नहीं, फिर आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगानी पड़ती है। इसमें 2-3 दफ़ा आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगानी पड़ेगी, तब आप जाकर ऐसे आंसर पर पहुंचेंगे। तो इसलिए DI मेथड बहुत ज़्यादा आसान और बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग मेथड है, इसलिए मुझे बहुत पसंद है। एक तो आसान बड़ा है और टाइम सेविंग, और ऊपर से मेरे क्वेश्चन में इसने मेरी मदद की है पेपर के अंदर, तो इस वजह से ये मुझे अच्छा लगता है मेथड। तो इसलिए आप लोगों को भी बताया है कि पेपर में अगर आ जाए तो DI मेथड यूज़ करो, ना कि इसको 2-3 दफ़ा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओ। ये तो थे हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की जो सारी कहानी थी। अब हम बात करने लगे हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स की, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल्स क्या होते हैं जी, जब हम इंटीग्रल के अपर और लोअर लिमिट लिख दें, यानी अगर हमारे पास f(x) है साथ d(x) है, कोई भी है, जब हम उसकी, ये होती है लोअर लिमिट और ये होती है अपर लिमिट, जब हम उसकी अपर और लोअर लिमिट साथ लिख दें तो फिर हम कहते हैं उसे डेफिनेट इंटीग्रल। और हमेशा डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर फिक्स्ड आता है, C वगैरह की फॉर्म में नहीं आता,
ठीक है ना, सी वगैरह की फॉर्म में नहीं आता, क्योंकि मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था लेक्चर 1 के स्टार्ट में कि जब सी होता है तो सी किस लिए आता है कि जब हम फैमिली ऑफ कर्व, उसमें हम फैमिली ऑफ कर्व्स की बात करते हैं। यहाँ पर जब हम डेफिनेट इंटीग्रल में एक कंडीशंस लगाते हैं कि इसकी अपर लिमिट ये है, लोअर लिमिट ये है, तो हम फैमिली ऑफ कर्व्स में से एक कर्व को पकड़ रहे होते हैं, यानी एक कर्व सेलेक्ट कर रहे होते हैं, तो उसके लिए फिर सी वगैरह नहीं आता। ये इसकी वजह थी कि इसमें सी क्यों नहीं आता। अब डेफिनेट इंटीग्रल्स की बात कर लें हम। देखें जी, इसमें ना प्रॉपर्टीज़ मैं आपको इनकी डायरेक्टली लिखवाना चाहता हूँ, या इसमें एक और है, पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस भी उसे कहते हैं, वो भी डेफिनेट इंटीग्रल ही है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस तरह के अगर जिनके स्पेशल नेम होते हैं वो आ जाते हैं। जिस तरह मेरे पास NET 1 के अंदर आया था जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वो है ट्रिग्नोमेट्री का, वो cos A - B वाला, तो वो वाला मेरे पास आया था। उसके अंदर खैर उसमें तो वैल्यूज़ दी हुई थी, लेकिन उससे पूछा था कि इसकी वैल्यू बताएं, उस हिसाब से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस कह रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री के लिहाज से जो फंडामेंटल उसका फॉर्मूला है। तो इस तरह के जिनके स्पेशल नाम वगैरह हो वो ज़रूर ज़रा याद किया करें, एग्जामिनर का कभी दिल कर दे तो वो दे दे तो आप उधर सॉल्व तो कर सको ना। इसका जो है ना फंडामेंटल थ्योरम, वो क्या कहता है कि f(x) अगर एक फंक्शन है जो कॉन्टीन्यूस है A से B इंटरवल में, ठीक है, एक इंटरवल है क्लोज इंटरवल A से B, उसमें f(x) कॉन्टीन्यूस है, और जो है ना फाई ऑफ x हम लिख देते हैं इसे, ये क्या है जी, वो कहता है फाई प्राइम ऑफ f(x) ये इक्वल है f(x) के। तो वो बोलते हैं, और ये जो फाई प्राइम है ये है एंटी डेरिवेटिव ऑफ f(x). देन तो फंडामेंटल थ्योरम के मुताबिक जब हम इसको यूं लिखते हैं A से B f(x) इंटू d(x), तो ये किसके इक्वल आएगा, ये हमारे पास आएगा फाई B माइनस फाई A, ठीक है ना। अब देखो बात क्या हो रही है, पहले वो कहता है f(x) कोई भी एक फंक्शन है जो कि A से B इंटरवल में कॉन्टीन्यूस है, और f(x) इस फाई फंक्शन का ना इसका डेरिवेटिव है। असल में फाई का डेरिवेटिव f(x) है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो फाई है वो एंटी डेरिवेटिव है। एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रल को ही कहते हैं, ये मैंने लेक्चर 1 में भी बताया था। तो इसका मतलब है कि ये जो फाई प्राइम f(x) है, ये फाई x जो है ये एंटी डेरिवेटिव हुआ f(x) का। तो अब वो कहता है जब आप f(x) पर A से B यानी डेफिनेट इंटीग्रल लगाते हो तो वो इक्वल होता है फाई B माइनस फाई A। अच्छा ये बात बताऊं, मैंने आपको शुरू में यह भी बताया कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फार्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मेरे पास आया था, तो मेरे पास ये भी आया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का, और उसने लेकिन उसमें सीधी बस फॉर्म पूछी थी कि उसकी फॉर्म किस तरह की है। ये भी नास्ट के पेपर में आया था, तो इसलिए मैंने आपको कहा कि ये याद रखना ज़रूरी है। इस तरह की चीज़ें होती छोटी छोटी हैं, लेकिन आप लोगों को याद रखना ज़रूरी है ताकि आप पेपर में उसको कर सको। अच्छा अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाते हैं, जो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ हैं। डेफिनेट इंटीग्रल की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जी, इसकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। कौन सी हैं जी प्रॉपर्टीज़, पहले नंबर पर आपके पास आता है कि अगर जो है इंटीग्रल, पहली तो सबसे सीधी बात क्या है कि A से B अगर फंक्शन f(x) इंटू d(x), तो इसका मतलब है f(x) जो है ये कैपिटल F, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि जो कैपिटल f(x) है ये इंटीग्रल है f(x) का। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अक्सर आगे इसी तरह मैं यूज़ करूँगा, तो आप लोग ये ना कहना कि ये कैपिटल ये स्मॉल क्या है। कैपिटल f(x) स्मॉल f(x) का इंटीग्रल है, ठीक है। तो इसका मतलब है B से A, और ये है कि f(b) माइनस f(a), वही बात की जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस ने कहा था। दूसरी बात की क्या चीज़ कि अगर A से A आ जाए,
यानी अपर और लोअर लिमिट इक्वल हो जाए तो हमेशा उसका आंसर 0 आ जाएगा। ये अक्सर ना एग्ज़ाम में आता है, बड़ा लंबा सा फंक्शन लिखा होगा, आप बंदे की ना पहली नज़र ही पड़ती है फंक्शन पे, तो बंदा डर जाता है, यार ये क्या हो गया इतना बड़ा, इसको मैं कैसे करूँगा। तो साइड पे ये ज़रूर देखा करो कि अपर और लोअर लिमिट सेम तो नहीं है, क्योंकि अक्सर अपर और लोअर लिमिट ऐसे मुश्किल से फंक्शन अंदर लिखेगा, लेकिन साइड पे लिख देता है अपर और लोअर लिमिट सेम है, तो डायरेक्ट आंसर 0 लगाना है, टेंशन नहीं लेनी उसकी। सही है, इस तरह आपने करना है। उसके बाद आपके पास असल में ये 0 इसलिए हो जाता है एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए हो जाएगा ना, तो वो 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास आता है कि अगर डेफिनेट इंटेग्रल में ए से बी और साथ अंदर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप उस कांस्टेंट को अलहदा से बाहर भी निकाल सकते हैं। क्या चीज़, ऐसे भी लिख सकते हैं ए से बी इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, ठीक है ना। सी कांस्टेंट है, सही है, तो ये बस क्या है कि अगर कांस्टेंट है तो जिस तरह हम इनडेफिनेट इंटेग्रल में सी कांस्टेंट हो तो उसको बाहर निकाल सकते हैं, इस तरह डेफिनेट इंटेग्रल में भी उसको बाहर निकाल सकते हैं, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। उसके बाद हमारे पास जो आता है वो ये है कि अगर इनडेफिनेट इंटेग्रल में भी सम या माइनस हो रहा हो, एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स लिखा हुआ है ऐसे इंटू डी ऑफ एक्स, तो आप क्या लिख सकते हो, उनको स्प्लिट कर सकते हो। जिस तरह इनडेफिनेट इंटेग्रल में भी मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरह लिखा हो तो हम उन्हें स्प्लिट कर सकते हैं, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है, ठीक है ना। उसी तरह डेफिनेट में भी कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा फिर एक और आती है, इसको ना असल में इरेज करते हैं ताकि थोड़ी जगह बने तो फिर लिखें। देखो जी, यहाँ पर हम कहते हैं कि अगर हमारे पास आ जाए ऐसे ए से बी हो एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, ठीक है, ए से बी है। अब जो है ना बी, सॉरी इसके बीच में ना, या सॉरी मैं इसको लिखता हूँ ए से सी, अल्फ़ाबेटिकली देखते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ ए से बी इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स प्लस बी से सी इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, लेकिन एक शर्त है इस बात पर कि जो बी है ना वो ए से बड़ा और सी से छोटा होना चाहिए। यानी आपने एक लिखा इंटरवल ए से सी, यानी मिसाल के तौर पर आपने 0 से 4 लिखा, तो आप उसको स्प्लिट कर सकते हो 0 से 2 और 2 से 4 में, लेकिन शर्त क्या है कि वो जो नंबर हो जिसमें आप स्प्लिट कर रहे हो उसको, वो अपर और लोअर लिमिट जो इनिशियल थी उनके बीच में आना चाहिए। सही है ना, तो इस तरह आप उसको स्प्लिट कर सकते हैं बीच में। यानी ऐसा नहीं है कि 0 से 4 में आप सिर्फ 2 पे ही कर सकते हो, 0 से 3, 3 से 4 भी कर सकते हो, वो अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन शर्त ये है कि वो जो नंबर हो जिस पे आपने उसको स्प्लिट किया है वो अपर और लोअर लिमिट के असल में बीच में ही हो, कहीं ना कहीं उसमें उनके दरमियान में एग्जिस्ट करता हो, ठीक है ना। ये इसके कहने का मकसद है। उसके बाद है आपके पास आता है कि अगर आप अपर और ये देखो एफ ऑफ एक्स है ना, अगर आप इसकी अपर और लोअर लिमिट को इंटरचेंज कर दो, यानी अपर लिमिट बी थी पहले, तो हमने उसको लोअर लिमिट बना दिया और लोअर को अपर कर दिया, तो आपने बस साथ साइन माइनस का ज़रूर लगाना है। एक तो ये था आपके पास। फिर उसके बाद आपके पास आता है कि अगर ऐसे लिखा हो फंक्शन ए से बी है एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, तो आप उसको यूँ भी लिख सकते हो ए से बी एफ ऑफ टी इंटू डी ऑफ टी, यानी आप वेरिएबल चेंज करके लिख सकते हो। वेरिएबल से कोई रोला नहीं पड़ता उसमें, ठीक है ना, वेरिएबल से वो इंडिपेंडेंट है। उसके बाद आपके पास ये जो है ना इधर कंडीशन में लिख देता हूँ ए से ऐसे, बाद में देखो जी। अब फिर उसके बाद क्या कहते हैं, ये तो मैंने आपको बताया कि बस आप इसको अगर वेरिएबल चेंज कर सकते हो कोई मसला नहीं है, लेकिन शर्त ये वेरिएबल अगर एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ टी की है तो डी ऑफ एक्स नहीं रहने देना, उसको भी डी ऑफ टी करना है, क्योंकि अगर आप इसको डी ऑफ एक्स रहने दोगे तो ये कांस्टेंट बन जाएगा। अच्छा एक बात बताऊँ, गौर करना है कि हमेशा जो वेरिएबल होता है फंक्शन में उसी की रिस्पेक्ट से डिफरेंशियल भी लिखा जाता है। अगर उसकी रिस्पेक्ट से डिफरेंशियल ना लिखा जाए, यानी एफ ऑफ एक्स है लेकिन साथ मैंने डी ऑफ वाई लिख दी है, तो एफ ऑफ एक्स कॉन्स्टेंट हो जाता है। हमेशा इसकी रिस्पेक्ट से वेरिएबल को देखा जाता है। अगर इधर डी ऑफ वाई लिखा हो
तो एफ ऑफ एक्स नहीं होगा, फिर एफ ऑफ एक्स फिर कांस्टेंट बन जाएगा। इसके लिए फिर हमें एफ ऑफ वाई चाहिए होगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि डिफरेंशियल में जो है उसकी रिस्पेक्ट से ही आप इसका भी वेरिएबल चेक करते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर उसने फंक्शन बड़ा से लिखा होता है, साथ उसने डिफरेंशियल और लिखा होता है, तो डिफरेंशियल और लिखा होगा वो सारा कांस्टेंट मान जाएगा, उसको आप बाहर निकाल लोगे। तो इसलिए इस बात को गौर से ज़रा वहाँ पर देख के आंखें कान शान खोल के बैठना पेपर में, ताकि आप सॉल्व सही कर सको उसको। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आता है कि अगर आपके पास ए ऐसे हो जाए कि आपके पास आ जाए माइनस ए से ए, सॉरी माइनस ए से ए आ जाए, तो इसमें ना अब दो सीन होते हैं। एक आपके पास आता है अगर है ना ये इवन फंक्शन है, इवन और ऑड, एफ ऑफ एक्स की बात कर रहा हूँ, सही है, ऐसे नहीं। एफ ऑफ एक्स अगर इवन है या एफ ऑफ एक्स अगर ऑड है, इवन है तो फिर तो आप क्या करोगे, उसको आप लिख सकते हो 2 0 से a इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, ठीक है ना। लेकिन अगर ऑड है सीधा सीधा ज़ीरो लगाओ। अब इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन कौन सा होता है, ये मैंने आप लोगों को पहले शायद बताया भी था कि जब हम एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ माइनस एक्स लिख दो, यानी फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ आप उसको माइनस एक्स से रिप्लेस करो, लेकिन वो कोई भी फ़र्क ना डाले, तो वो होता है इवन फंक्शन। और अगर आप ये है इवन, और अगर आप एफ ऑफ माइनस एक्स कर दो और वो आ जाए माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ये होता है ऑड, ठीक है ना। ये होता है ऑड फंक्शन और ये होता है इवन फंक्शन। ये मैंने एरो डाला है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें देखो कि अगर वो माइनस ए से ए इवन फंक्शन है तो 0 से ए कर दो और साथ 2 के साथ ऐसे कर लो, और अगर ऑड है 0। अच्छा, एक इसमें बात आती है कि जब हम आगे एरिया अंडर द कर्व की बात करेंगे, एरिया अंडर द कर्व में हमेशा आपने उसको इवन फंक्शन ही कंसीडर करना होता है। चलें वो अभी हम पहुँचते हैं तो मैं डिटेल में आपको बताता हूँ, वो भी इसी से कुछ रिलेटेड बात वहाँ पर आएगी, ठीक है। अच्छा, एक तो ये हो गया हमारे पास। फिर उसके बाद हमारे पास आता है कि अगर आपके पास हाँ आ जाए, चलो इसको इरेज करके इधर लिखते हैं। अच्छा जी, देखो क्या चीज़ कि अगर आपने ए से बी फंक्शन लिखा है एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, तो इसको आप ऐसे अगर लिखो एफ ऑफ एक्स माइनस सी इंटू डी ऑफ एक्स, ये इसको रेसिंग, यानी ए से बी ही था, एफ ऑफ एक्स की जगह आपने एक्स माइनस सी कर दिया, यानी एक्स को किसी वैल्यू से माइनस किया है, तो जो वैल्यू माइनस की है वो अपर और लोअर लिमिट में प्लस होगी। या इसी की बजाय इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए से बी, लेकिन अब हम एक्स के साथ प्लस कर देते हैं। अगर x में कोई चीज़ प्लस हो रही है, कोई कांस्टेंट c, तो जो वैल्यू प्लस हो रही है वो फिर अपर और लोअर लिमिट से माइनस करो। यानी क्या, अगर आपने x में किसी चीज़ से उसको माइनस किया है, c से मिसाल के तौर पर, तो जिस चीज़ से माइनस किया उसको अपर और लोअर लिमिट में ऐड करो। लेकिन अगर कोई चीज़ प्लस की है x के साथ, तो आपने जो चीज़ प्लस किया उससे अपर और लोअर लिमिट में से माइनस कर दो। इस तरह आप ये और ये इक्वल ही हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास आता है कि एक और है, वो हमें कहता है कि अगर एफ ऑफ एक्स है ना, वो कहता है कि अगर एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स से बड़ा या इक्वल है, तो हम जब इस पे डेफिनेट इंटीग्रल लगाएंगे तो वो भी फिर बड़ा या इक्वल ही होगा। लेकिन शर्त क्या है कि अपर और लोअर लिमिट सेम हो, यानी अगर एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स से बड़ा है या उसके बराबर है, तो जब आप उस पर डेफिनेट इंटीग्रल लगाते हो विद द सेम इंटरवल्स, विद द सेम अपर एंड लोअर लिमिट्स, तो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का ऑर्डर सेम ही रहेगा। ये तो थी कुछ बातें हमारे पास प्रॉपर्टीज़।
इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड। इसके अलावा आपके पास अब आता है एरिया अंडर द कर्व, ठीक है ना। एरिया अंडर द कर्व इम्पॉर्टेंट है, और एरिया अंडर द कर्व में मैं बस आप लोगों को इनके कुछ, क्योंकि पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, तो इसलिए हम इसको बहुत डिटेल में नहीं करने लगे। अगर एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस पूछे तो फिर क्या सीन होता है, देखो वो असल में होता है कि आपके पास कोई भी ऐसे कर्व था, उससे फिर आपने क्या करना है, ये ए है, ये बी है, तो एरिया बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस पूछा है, कर्व और एक्स एक्सिस के दरमियान का एरिया अगर पूछा है तो एरिया किसके इक्वल होगा, एरिया इज इक्वल टू वाई इंटू डी ऑफ एक्स, यानी फंक्शन वाई जो होगा वो साथ डिफरेंशियल ऑफ एक्स आएगा अगर एरिया बिटवीन कर्व उसने पूछा है, कर्व एंड एक्स एक्सिस। या इसी की बजाय अगर उसने यहाँ पर मैं लिखता हूँ एरिया बिटवीन कर्व एंड वाई एक्सिस पूछा हो, तो फिर ग्राफ थोड़ा चेंज हो जाता है। फिर देखो फिर ऐसे आ जाता है, अगर ये कर्व है तो आपने फिर वाई एक्सिस और इसके दरमियान का एरिया बताना है, ऐसे, ठीक है ना। अगर ये ए है और ये बी है तो आपने फिर किस तरह एरिया आता है, फिर एरिया होता है एरिया इज इक्वल टू एक्स इंटू डी ऑफ वाई, यानी जो फिर फंक्शन होता है आप उसे x की फॉर्म में ऐसे लिखते हैं और साथ d ऑफ y लिखते हैं। अब ये मैंने इसलिए असल में तो है कुछ भी नई बात नहीं है, लेकिन मैंने आप लोगों को ये इसलिए थोड़ा इसमें लिखवाया है y dx और x dy, क्योंकि पेपर के अंदर अक्सर वो पूछता है कि अगर एरिया बिटवीन कर्व और y एक्सिस हो तो फिर आप उसके लिए इक्वेशन, ये जनरल इक्वेशन किस तरह की होगी, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जनरल इक्वेशन फिर अगर x एक्सिस के साथ हो तो y इंटू डी ऑफ एक्स होता है, अगर y एक्सिस के साथ हो तो x इंटू डी ऑफ वाई है, कुछ भी नहीं है, सीधा ये जो y है ये और x है ये फंक्शन को ही डिनोट कर रहा है कोई भी चीज़ नहीं। यानी अगर हम लिखते हैं ना, अगर x क्यूब प्लस 3x कुछ भी है तो हम इसको y के इक्वल लिखते हैं फंक्शन को, तो वो यही चीज़ है y। लेकिन और इसी तरह इसी के बजाय अगर फंक्शन हमारे पास y क्यूब प्लस 3y में लिखा हो इस तरह, तो हम फिर उसे x की तरह भी लिख सकते हैं। तो इसीलिए ये जो x है वो यही चीज़ है और ये जो y है वो यही चीज़ है, लेकिन बस हमने लिखा इसलिए कि ये इसकी जनरल फॉर्म होती है, तो इसलिए आपको बताया कि इस बात का ध्यान रखना, अगर x एक्सिस के साथ हो तो y dx, अगर y एक्सिस के साथ हो तो x dy, सही है ना। अच्छा, इसमें एक और बात आती है, मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ कि कभी कभी ना देखो एरिया वो पूछता है, एरिया की बात कर रहे हैं ना, ऐसे लिख लेते हैं। तो देखो अगर आपके पास फंक्शन है जो कॉन्टिन्यूस है किस में, ए से बी में, ठीक है, ए से बी में फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है और एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो लेस देन ज़ीरो है ए से सी में और ग्रेटर देन ज़ीरो है सी से बी में। किसके लिए, सी से बी के लिए। तो आप इसको इंटरवल में शिफ्ट कर सकते हो। देखो ए से बी अगर आपके पास था एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स और उसने बोला था कि इसका एरिया अंडर द कर्व बताओ, तो इसमें आप इसको स्प्लिट करोगे ए से सी इंटू एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स प्लस सी से बी इंटू एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। अब ये माइनस लगाया। अच्छा, पहले अभी आराम से टेंशन लेनी बताता हूँ किया क्या है। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर मैंने आपको ये प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि अगर ए से बी या ए से सी कोई भी इंटरवल है तो आप उसको स्प्लिट कर सकते हो। ए से अगर सी था, वहाँ पर हमने लिखा था ए से सी, तो ए से बी और बी से सी में हम उसे स्प्लिट कर सकते हैं। की थी ना ये बात, और कहा था कि वो उन दोनों के बीच में आना चाहिए। वही सीन ये है, लेकिन इसमें भी हमने क्या किया है, इसको ये ए से बी है, ए से बी को हमने ए से सी और सी से बी में ही स्प्लिट किया है। लेकिन इसमें एक चीज़ क्या की है कि अब देखो अगर जो फंक्शन है वो सी से, यानी मिसाल के तौर पर असल में ये किया क्या है, ये ग्राफ है ना,
फंक्शन अगर ऐसे है, अब एरिया देख रहे हैं ना, ये हमारे पास है टोटल है ए से, या इसे मैं अपनी इंटरवल जो हमने यहाँ पर लिखा है उसके हिसाब से बनाता हूँ कि अगर ऐसे है ए से, ये है बी और ये है टर्निंग पॉइंट सी। अब देखो एरिया अंडर द कर्व एंड एक्स एक्सिस की बात की है तो हमने ये सारा एरिया और ये सारा एरिया बताना है। अगर हम इसको कोई भी वो ना करें, यानी सी अगर बीच में हो, तो वैसे तो जो ये आएगी वैल्यू वही ये आएगी, लेकिन माइनस के साइन के साथ आएगी तो कट के ज़ीरो हो जाएंगे। लेकिन कभी भी एरिया ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब एरिया ज़ीरो नहीं हो सकता उस वजह से ताकि ये माइनस के, असल में ये वैसे अगर हम नॉर्मली देखें ना तो ये माइनस के साथ आएगा और ये प्लस के साथ आएगा, क्योंकि बिलो एक्स एक्सिस है, ये अबव एक्स एक्सिस है। तो वरना इन्होंने इनका जो एरिया आएगा वो ये काट देगा, इसको और इसको काट देंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, बस साइन ऑपोजिट है। तो उससे तो एरिया ज़ीरो हो जाएगा। एरिया ज़ीरो नहीं हो सकता। उससे फिर बचने के लिए हमने क्या किया, इसके साथ जो क्योंकि इसका आंसर आना ही नेगेटिव है, तो हम पहले से ही फंक्शन में एक नेगेटिव लगा के रखते हैं ताकि जो आंसर है वो माइनस माइनस के साथ प्लस हो जाए और एरिया ऐड हो, ना कि एरिया सब्ट्रैक्ट हो जाए। तो इसलिए ये माइनस आता है। तो उसको अच्छा, अब हम चेक कैसे करते हैं कि स्प्लिट कैसे करना है। जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है एरिया का, कोई भी उसने आपको दिया हुआ कर्व दिए और उसने बोला है कि इतने इंटरवल में आप बताओ कि ये किसके अंदर, इसको ना वो कहता है कि इतने इंटरवल में ये कर्व है आपके पास, इसके इतने इंटरवल में एरिया अंडर द एक्स एक्सिस, कर्व एंड एक्स एक्सिस बताओ, एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस। तो आप क्या करोगे, पहले फंक्शन को ज़ीरो के इक्वल पुट करो, सीधे फंक्शन को, इंटेग्रल को नहीं, उसके फंक्शन को ज़ीरो के इक्वल पुट करो। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आएगी, एक आ सकती है, दो आ सकती है, क्यूब है तो तीन आ सकती हैं, वो कोई मसला नहीं, जितनी भी आ रही है। समझो x1 हम कहते हैं 2 आ गई। फिर आप चेक करो कि कौन सी वैल्यू a से b के इंटरवल के बीच में आती है। मिसाल के तौर पर अगर ये आई है 3 और ये आई है 5, लेकिन हमारा इंटरवल है 4 से 0 से 4, तो 3 इंटरवल के बीच में या 5 इंटरवल से बाहर है। इंटरवल से बाहर वाले को हम स्किप मारेंगे, हम क्या निकल चल, उसको नसा दिया। पीछे क्या रह गया, 0 से 4। 0 से 4 में 3 इसके बीच में, तो हम इंटरवल को स्प्लिट करेंगे 0 से 3 और फिर 3 से 4, ठीक है। अब 0 से 3 और 3 से 4 दो इंटरवल में तो स्प्लिट कर लिया, लेकिन अब सीन क्या है, अब हमने ये भी चेक करना है कि किस इंटरवल में वो बिलो एक्स एक्सिस है और किस में अबव एक्स एक्सिस है। तो फिर आपने क्या करना है कि वो जो है ना उस इंटरवल में से, अब 0 से 3 है ना, इस इंटरवल में से कोई सा एक पॉइंट लो अपनी मर्जी का। मिसाल के तौर पर 2 है, 2 को f ऑफ x में डालो, यानी f ऑफ 2 निकालो। f ऑफ 2 अगर आया पॉजिटिव तो वो है अबव एक्स एक्सिस, उसके साथ तो प्लस का ही साइन आएगा। जो अबव एक्स एक्सिस है उसके साथ प्लस का साइन आएगा। लेकिन अगर f ऑफ 2 आ जाए, सॉरी ये मिटाना था, लेस, अगर f ऑफ 2 लेस देन 0 आ जाए तो फिर इसका मतलब है वो बिलो एक्स एक्सिस है। अब जब वो बिलो एक्स एक्सिस है तो उसके साथ नेगेटिव लगाना पड़ेगा ताकि आंसर का नेगेटिव उसके साथ मिलके प्लस हो जाए। तो इसलिए फिर हम उसको शिफ्ट करते हैं। अब मैंने यहाँ पर ये जो सारी कहानी सुनाई है उसका मकसद क्या है, ये सारी जो खप लिखी है इसको इरेज करते हैं। मैंने यहाँ पर ये सॉरी ये भी इरेज कर दिया। मैंने ये बात की, ये इंटरवल है C से B, ठीक है। मैंने क्या कहा, अब वही कहानी जो सुनाई है ना सारी वो यहाँ बताने लगा हूँ। मैंने कहा हमारे पास एक फंक्शन है, ये फंक्शन कर्व है f ऑफ x, साथ साथ ग्राफ से देखते जाना समझ आएगी। फंक्शन है जो a से b में कॉन्टीन्यूस है, पूरा a से b में कहीं पे भी ग्राफ में ब्रेक नहीं आ रही, तो कॉन्टीन्यूस हुआ। और हमने कहा कि a c जो है ना वो a और b के बीच में है, ठीक है ना, बीच में आ रहा है। तो हमने इंटरवल को स्प्लिट किया a से c में, और यानी a से b था ना इंटरवल, a से b था, तो हमने इसको कैसे किया, a से c और c से b ऐसे शिफ्ट कर दिया, दो में डिवाइड कर दिया। अब a से c में हमने कहा अगर a से c में बिलो एक्स एक्सिस आ रहा है
जिस तरह यहाँ पर है एक्स एक्सिस से बिलो आ रहा है तो उसके साथ माइनस का साइन लगा और ये सी इधर था, ठीक है ना। और फिर हमने कहा दूसरे इंटरवल में से भी फिर चेक किया, सी से बी में से, सी और बी के दरमियान में से कोई वैल्यू डाली एफ ऑफ एक्स में, वो आई पॉजिटिव, तो इसका मतलब है वो पॉजिटिव अबव एक्स एक्सिस है। जब वो अबव एक्स एक्सिस है तो उसके साथ पॉजिटिव आया। समझ लगी बात की? ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब भी आपके पास, इधर इरेज करके मैं आपको बता देता हूँ कि एरिया वाले फंक्शन का ना जब भी क्वेश्चन आता है, एरिया वाला क्वेश्चन आएगा तो क्या करो, पहले नंबर पर एफ ऑफ एक्स को 0 के इक्वल लो। हमेशा स्टेप्स में बता रहा हूँ, ये बात याद रखना हमेशा क्वेश्चन करने से पहले 0 के इक्वल लो। मिसाल के तौर पर दो वैल्यूज़ आ रही, एफ ऑफ x1 और x2, दो वैल्यूज़ आ रही। आपकी एक भी आ सकती है, ज़्यादा भी आ सकती है, वो हमें उससे वो अपने हिसाब से देख लेना। इन वैल्यूज़ को फिर इसमें डालो, एफ ऑफ x1 को देखो और इधर आएगा एफ ऑफ x2। अगर एफ ऑफ x1 ऐसे इधर लाइन लगा रहा हूँ, अगर ये आ जाता है पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 तो फिर आपने क्या करना है, असल में ना देखो पहले यूँ नहीं करना, ये मैं बता रहा हूँ, ये मैंने गलती से लिख दिया, सॉरी। ऐसे देखो, यहाँ पर देखो, अब आपके पास दो आ गई वैल्यूज़ x1 और x2, ठीक है ना। इंटरवल आपके पास था a से b के दरमियान, ठीक है। इस फंक्शन के लिए उसने क्वेश्चन दिया कि आपके पास ये फंक्शन है, ये इंटरवल है, इसमें से आप बताओ एरिया क्या होगा। क्या करना है, फंक्शन को 0 के इक्वल पुट करना है। दो वैल्यूज़ आई हैं x1 और x2। अगर इनमें से देखना है कौन सी वैल्यू बिलोंग करती है a से b के दरमियान। मिसाल के तौर पर a से b के दरमियान ना x1 बिलोंग कर रही है, x2 a से b से बाहर है, a और b के बाहर है, यानी अगर जिस तरह पहले कहा था 0 से 4 है तो ये 5 है, तो इसको हम छोड़ देंगे। जो उनके दरमियान में आती है, फिर आपने इंटरवल को स्प्लिट करना है a से x1 और इधर करेंगे x1 से b, ठीक है। दो हिस्सों में स्प्लिट किया। अब a से x1 और x1 से b, अब इस इंटरवल में से अपनी मर्जी से कोई सी एक वैल्यू लो, कोई सी वैल्यू लो, उस वैल्यू को इसमें डालो। मिसाल के तौर पर इसके अंदर एक वैल्यू आती है a1, मैं कह देता हूँ, इस वैल्यू को मैं इसमें डालता हूँ फंक्शन में, f ऑफ a1 देखता हूँ। अगर f ऑफ a1 पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब है अबव एक्स एक्सिस है। अबव एक्स एक्सिस है तो आपके पास जो ये होगा a से x1 वो पॉजिटिव के साथ आएगा। और अगर इसमें देखें x1 से b, आपके पास इसमें से कोई वैल्यू ले लेते हैं b1 मिसाल के तौर पर, वो हमने डाली फंक्शन में, फंक्शन आ गया नेगेटिव, आंसर आ गया नेगेटिव। अब नेगेटिव आ रहा है, इससे क्या पता चलता है कि ये है बिलो एक्स एक्सिस। जब बिलो एक्स एक्सिस है तो इंटरवल क्या आएगा, x1 से b ही होगा, साथ फंक्शन ही आएगा मगर माइनस के साथ, क्योंकि बिलो एक्स एक्सिस है तो माइनस एक साथ एक्स्ट्रा लगाएंगे और जो आंसर आएगा ताकि वो प्लस को कर दे। इस तरह ये मैं कहानी सुनाना चाह रहा था, तो वो यहाँ पर हमने लिखा कि अगर f ऑफ x था एक फंक्शन जो a से b में कॉन्टीन्यूस था, a से b में, फिर हमने उसको दो इंटरवल में स्प्लिट किया, a से c और c से b में, फिर हमने उस इंटरवल में से कोई सी वैल्यू डाली इससे रिलेटेड, इस वाले से, इस फंक्शन में से कोई सी एक वैल्यू फंक्शन में डाली, वो आ गई लेस देन 0। लेस देन 0 आई तो वो उस इंटरवल में अपर और लोअर लिमिट के साथ नेगेटिव वाला आया, और फिर दूसरे इंटरवल से डाली, उसमें अगर पॉजिटिव आ गई तो फिर आपने अपर और लोअर लिमिट वाले के साथ प्लस आया। तो इस तरह आप कर सकते हो, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर आपने उसके बाद इंटेग्रल लगा के ये वैल्यूज़ करनी है। ये मैं कहानी सुनाना चाह रहा था, इतना लंबा सिर्फ इसलिए एक्सप्लेन किया कि पेपर में गलत नहीं कर देना। ये गलती हो जाती है, बच्चा डायरेक्ट ना इंटरवल बस लगा देता है, आंसर लिख देता है। और हमेशा बात याद रखना, उसने आंसर वैसा भी दिया होगा कि उसने ना उस इंटरवल के हिसाब से डायरेक्ट a से b वाला भी आंसर उसने लिखा होगा, लेकिन वो आई कैचिंग वो होता है ऑप्शन, और वो गलत होता है अक्सर, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, आपने हमेशा उसको पहले इंटरवल्स में स्प्लिट करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करना है, फिर एरिया निकालना है। ये इतनी बड़ी कहानी का मकसद ये था कि पेपर में भाई सवाल ना गलत करना, प्लीज़ देख लेना, प्लीज़ देख लेना और देख के ही इसको सॉल्व करना प्लीज़, ठीक है ना। इसके बाद फिर हमारे पास एक और आता है, इसको इरेज करते हैं। एक और आता है एरिया बिटवीन टू कर्व्स।
ये तो आया कभी कभी, ये तो बताया ना कि क्वेश्चन अगर आए एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस और एरिया बिटवीन कर्व एंड वाई एक्सिस का। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है एरिया बिटवीन टू कर्व्स, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, सही है। अब देखो एक कर्व होगी एफ ऑफ एक्स वन, सॉरी एफ एक्स होगी और एक कर्व होगा जी एक्स, ठीक है ना। तो इन दोनों के दरमियान का आपने क्या करना है, और इसमें देखना है ये दो उसने आपको कर्व दिए होंगे, लेकिन उसने साथ बताया होगा एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन या इक्वल टू जी ऑफ एक्स, इस तरह लिखा होगा, ठीक है ना। किसके लिए, उस इंटरवल के लिए ए से बी जो उसने आपको दिया है। हमेशा उसने आपको साथ दो कर्व दिए होंगे, कर्व के मतलब फंक्शंस दिए होंगे, जो भी वैल्यूज़ होंगे फंक्शंस हैं जो भी है उसका उसने आपको बताया होगा कि कौन सा इनमें से बड़ा है और इस इंटरवल के लिए बड़ा है, इस इंटरवल के लिए ये बात लिखी गई है, ठीक है ना। तो फिर वो क्या करना है, आपने इन दोनों के दरमियान कर्व का निकालना है। तो असल में पहले इसको ग्राफ से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास ये है एफ ऑफ एक्स और ये है, इसको इससे बनाते हैं, देखो कि ये है एफ ऑफ एक्स और अगर ये है जी ऑफ एक्स, इसमें ब्लू वाला क्या है एफ ऑफ एक्स और ब्लैक वाला क्या है जी ऑफ एक्स। ब्लैक मार्कर से जो लाइन लगाई है वो कर्व जी ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इन दोनों के दरमियान का एरिया निकालने का मतलब है आपने ये निकालना है। अब ये कैसे निकलेगा, आपने जो बड़ा वाला कर्व है ना जो उसने बताया होगा एफ ऑफ एक्स, उसमें से छोटे को माइनस कर देना है, इसको माइनस कर दो, सही है। जो भी आंसर आएगा ना, मिसाल के तौर पर मैं उसे एच ऑफ एक्स लिखता हूँ, जो भी आंसर आएगा उसका फिर आपने एरिया यानी कर्व लेना है, ए से बी है, एच ऑफ एक्स है, और ठीक है ना। फिर आपने इस तरह उसका करना है साथ डी ऑफ एक्स, ये करना है। ये बताने का मकसद था कि अगर दो कर्व्स आएँ, एक है एफ ऑफ एक्स, एक है जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स से बड़ा है उस इंटरवल के लिए जो उसने आपको दिया है, तो आपने क्या करना है, बड़े वाले में से छोटे वाले कर्व को माइनस करना है और जो भी वैल्यू आएगी उसका इंटीग्रल लेना है। वैसे तो मैंने यहाँ पर इसको ऐसे लिखा है ना, असल में उसको लिखा इस तरह जाता है, डिनोट या इस तरह जनरल फॉर्म में इस तरह लिखा जाता है। वो लिखते हैं ए से बी एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स ऐसे इंटू डी ऑफ एक्स, इस तरह करते हैं, सही है ना। ये इस कंडीशन के लिए है। अगर जी ऑफ एक्स बड़ा हो जाता तो फिर जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स करते। ये बताने का मकसद था कि अगर एरिया बिटवीन टू कर्व्स आ जाए तो माइनस करना है, ऐसे नहीं कि उसका अलग एरिया निकालना है, उसका अलग फिर माइनस करना है, नहीं। आपने क्या करना है, इसको डायरेक्टली इसमें से इसको माइनस कर दो तो आपके पास उन दोनों के दरमियान का एरिया निकल आएगा। आसान है, कोई मुश्किल की बात नहीं है। अच्छा, इसमें ना मैं आप लोगों को एक आध बात और बता दूँ, वो है कुछ इक्वेशंस, ठीक है ना। कभी कभी वो बोलता है कि ये बताओ, सॉरी इसको मैं इरेज करता हूँ। कभी कभी ना वो एग्जामिनर बड़ा सियाना होता है, सही है। एग्जामिनर तो भाई जाहिर सी बात है सियाना है, उसने हमसे पेपर करवाना है। वो क्या करते हैं, कभी कभी वो ना आपको इस तरह का कर्व दे देगा, ऐसी इक्वेशन दे देगा और बोलेगा कि भाई इसका ना एरिया निकालो इस कर्व का ए से बी इंटरवल में, कुछ भी बोल सकता है। इस तरह वो आपको कहता है एरिया निकालो, ठीक है ना। अब बात सुनना है कि ये जो लिखी है ना मैंने आपके सामने ये जो इक्वेशन लिखी है अंडर रूट ए स्क्वेड माइनस एक्स स्क्वेड, ये सीधा सीधा आपने ना इसमें आपको ना वो यूँ नहीं करेगा, बल्कि वो आपको साथ ए से बी इंटरवल भी देगा कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। आपने पता है करना है, ये जो है ना ये है इक्वेशन ऑफ सर्कल है। असल में ये इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखी है विद रेडियस ए, ठीक है। तो आपने ऐसी सूरत में जब इस तरह की इक्वेशन आ जाए और वो बोले कि इसका एरिया बताओ इस ए से बी इंटरवल में, इंटीग्रेशन नहीं करनी, क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लिखवाना है। एरिया ऑफ सर्कल का
एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर। यहाँ पर आर क्या है, रेडियस ए है, तो इसके मुताबिक क्या होगा, एरिया पाई ए स्क्वेयर। ठीक है ना, तो इस तरह आपके पास आता है। और इसी तरह एक और इक्वेशन आपके पास आ जाती है कभी कभी, y इज इक्वल टू अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वेयर। तो ये भी एक सर्कल की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल ही है। ठीक है ना, इसमें भी रेडियस जो है विद रेडियस ए, इसमें भी रेडियस ए ही है। ठीक है ना, ये भी एक सर्कल की इक्वेशन है और इसमें जो रेडियस है वो ए है, तो इसमें भी आपने पाई आर स्क्वायर से एरिया निकाल लेना है और आर क्या आएगा, ए होगा, जो कि यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है। तो आपने ऐसी सूरत में इस तरह की अगर इक्वेशन आ जाए तो आपने उसको नहीं करना, यानी आपने उसको इंटीग्रेट नहीं करते लग जाना, लंबा काम हो जाएगा, फंस जाओगे। आपने उसको सीधा सीधा एरिया, सर्कल के एरिया के फॉर्मूले से उसके निकाल लेना है, क्योंकि आंसर तो आपका मकसद है एरिया निकालना, और जिस तरह मर्जी हम निकालें तो हम डायरेक्टली पाई आर स्क्वायर वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो ये था हमारा कि एरिया बिटवीन द कर्व्स और एरिया की कुछ बातें थी। ठीक है, अब हम बात करने लगे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन और उसके सोल्यूशन वगैरह की बात करेंगे। ठीक है ना, असल में डिफरेंशियल इक्वेशन पहले होता क्या है, आप सब ने पढ़ रखी है पंजाब में, ये एक ही चैप्टर में, इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में ही लिखा है, लेकिन जो फेडरल है उसमें इसका अलहदा चैप्टर लिखा था, चैप्टर नंबर 10 था ये। ठीक है, हाँ मेरे ख्याल से 10 था या 11 था, 10 था शायद। तो उसमें डिफरेंशियल जो इक्वेशन है, ऐसी इक्वेशन जो डी बाई डी एक्स की फॉर्म में, असल में ना इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूँ, इक्वेशन इन्वॉल्विंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इक्वेशन इन्वॉल्विंग इंडिपेंडेंट और साथ डिपेंडेंट भी है, सॉरी, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड इसके साथ ही एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड वही डिफरेंशियल इक्वेशन। असल में ये कहानी क्या लिखी है, सारी बात, मेन बात वही है, ऐसी इक्वेशन जिसमें डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म आ रही हो, प्लस कुछ भी है वाई स्क्वेयर या ऐसे कुछ भी करके आ रही है। बस आगे मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ, मुझे नहीं पता है ठीक भी है या नहीं, लेकिन बस कुछ इस तरह की होगी मिसाल के तौर पर। यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें डी वाई बाई डी एक्स अगर आ रहा हो तो उसमें उसे हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो हमने नॉर्मली पढ़ा हुआ है ना, लेकिन बात क्या की है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स हों, एक हो x, एक हो जो कि है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक हो y जो कि है डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि y की वैल्यू x पर डिपेंड करती है, और डिपेंडेंट वेरिएबल जो dy है उसका डेरिवेटिव साथ उस इक्वेशन में लिखा हो, तो ऐसी इक्वेशन को कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, किस वजह से इसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, इसके अंदर ये डी वाई बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव मौजूद है। अच्छा, इसके बाद आता है ऑर्डर और इसकी डिग्री। ऑर्डर क्या होता है जी, ऑर्डर होता है डिफरेंशियल के जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव उसके अंदर मौजूद है ना उस इक्वेशन में, उसे कहते हैं ऑर्डर। मिसाल के तौर पर है डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल का स्क्वेयर इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वेयर प्लस वाई एक्स वाई, या जिस तरह भी मतलब अपनी तरफ से इक्वेशन लिखी है आप लोग देख लें। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा जो डेरिवेटिव मौजूद है ना इक्वेशन में वो है थर्ड ऑर्डर। जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव होता है उसे हम कहते हैं ऑर्डर। इसमें कौन सा है ऑर्डर, इसका क्या है ऑर्डर है 3। और डिग्री क्या होती है ये, अच्छा मैं यहाँ इसके आगे लिख भी देता हूँ। ऑर्डर क्या होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव। ठीक है ना, और डिग्री क्या होती है पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। अब देखो
इसके अंदर इसी इक्वेशन से हम बात कर लेते हैं। ये जो लिखा है डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, अब इसमें ये हाईएस्ट डेरिवेटिव है क्यूब का, तो इसका ऑर्डर आ गया 3 और हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर क्या है 1, तो इसी की डिग्री क्या आएगी 1। ये नहीं कर देना कि इसकी पावर 2 है तो हाईएस्ट पावर, वैसे डिग्री होता है कि हमने इक्वेशंस के लिए पढ़ा है कि हाईएस्ट जो पावर मौजूद है वेरिएबल की वो होती है डिग्री, लेकिन यहाँ पर हमने हाईएस्ट पावर नहीं देखनी, हमने हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर देखनी है। हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर क्या है, जो है यहाँ पर 1 है तो वो उसकी डिग्री होगी। ऐसे नहीं कि इसमें 2 लिखा है तो 2 लिख दो, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर चेक करनी है, वो होती है डिग्री। अच्छा जी, अब एक और बात, ये तो आ गया। हाँ, इसमें एक और बात है कि डेरिवेटिव जो है ना इसके अंदर मौजूद है, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल भी और उसके डेरिवेटिव्स, ये जो डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म है, ये लिखा होना चाहिए किसकी फॉर्म में, स्क्वायर रूट में ना लिखा हो, ठीक है ना, ये स्क्वायर रूट की फॉर्म में रेडिकल यानी या फ्रैक्शन की फॉर्म में ना लिखा हो। मिसाल के तौर पर ऐसा ना आना चाहिए, इसकी पावर 1/2 नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। पावर अगर 1/2 है तो उसको 1 बनाना है पहले। मिसाल के तौर पर अब इसी इक्वेशन को देख लो, ऐसे नहीं आपने करना कि आपने कहा कि यार ये हमारे पास इक्वेशन है, इसकी देखो हाईएस्ट डेरिवेटिव इसमें 1 है और इसकी जो हाईएस्ट जो उसकी पावर है वो है 1/2, तो ये आ गई डिग्री और ये आ गया ऑर्डर। नहीं भाई, हमेशा पहले उसको आपने क्या करना है, हमेशा उसको पहले आपने उसकी नेचुरल नंबर में पावर लेके जानी, यानी फ्रैक्शन में या स्क्वायर रूट में नहीं होना चाहिए। यानी ये 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट में लिखा है, तो इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को स्क्वायर लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर, ऐसे नहीं सॉरी, इधर अलहदा स्क्वायर लो और इधर अलहदा स्क्वायर लो। स्क्वायर लोगे तो इसकी पावर फिर पॉजिटिव हो जाएगी, यानी पावर इसकी जो है ना फ्रैक्शन से यानी स्क्वायर रूट हट जाएगा। स्क्वायर रूट में नहीं लिखा होना चाहिए, उसके बाद जो इसकी ऑर्डर और डिग्री होगी वो चेक करनी है। कहने का क्या मकसद है, अगर स्क्वायर रूट में लिखी हो, ये डिफरेंशियल स्क्वायर रूट वगैरह में लिखा हो, तो आपने उसको ख़त्म करना है, स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है। आपने उसको स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या किया, स्क्वायर लिया, स्क्वायर दोनों साइड पे लिया, उसके बाद जो उस स्क्वायर के लेने के बाद जो इक्वेशन आई है उस इक्वेशन का फिर आपने हाईएस्ट डेरिवेटिव और उसकी हाईएस्ट पावर, उसकी पावर चेक करनी है। ऐसे नहीं करना कि इसका पास 1/2, चलो हमेशा ऑप्शन में देखना, गौर करना, ये इस तरह भी लिखा होगा वो गलत हो जाएगा। गौर करके इसका क्वेश्चन करना है, गौर करके देख के ध्यान से इसको लिखना है। उसके बाद हमारे पास आती है सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई भी इसमें ऐसी बात नहीं है सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में, जिस तरह हम आम करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास उसका सोल्यूशन आता है एंगल, कोई ना कोई एंगल आता है डिग्री में या रेडियन में। जब ब्राइक फॉर्म में कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उसमें हमारी कोई भी एक्स की आंसर आ जाता है, कोई भी वैल्यू आ जाती है। तो जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जो सोल्यूशन इसका होता है वो एक फंक्शन होता है। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन होता है, एक फंक्शन। उस फंक्शन को आप, इस फंक्शन को जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन में डालते हो तो आपका वो जब सेटिस्फाई करेगी डिफरेंशियल इक्वेशन तो आप उसे कहोगे कि दिस फंक्शन इज़ द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, पहले आप लोगों ने पढ़ा हुआ भी है। यानी ऐसा फंक्शन जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उसको हम सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जनरल सॉल्यूशन कौन सा होता है, अब इसमें भी दो तरह के होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन कौन सा होता है, जिसमें साथ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वगैरह आ रहा हो, ठीक है ना। अब क्योंकि जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था फैमिली ऑफ कर्व्स की बात की थी लेक्चर 1 में, तो जनरल सॉल्यूशन होता है जो पूरी फैमिली ऑफ कर्व्स के बारे में बताता है। लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन कौन सा होता है, ये है जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन होगा जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा। पर्टिकुलर सॉल्यूशन कौन सा होगा,
पर्टिकुलर का मतलब है कोई ख़ास। अब पर्टिकुलर सोल्यूशन कौन सा होगा? जब आप उसके अंदर पर्टिकुलर सोल्यूशन के अंदर हम कोई फिक्स्ड वैल्यू डालेंगे, यानी हम कोई उसको कंडीशंस देंगे, जो मैंने आपको लेक्चर 1 में बात की थी। जब हम उसको कंडीशन देते हैं फिक्स्ड, जब मैं उसकी बात कर रहा था सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की, तो जब हम उसको कोई कंडीशन दे के एक पर्टिकुलर आंसर यानी पर्टिकुलर फंक्शन लेते हैं, उसमें सी की फिक्स्ड वैल्यू होती है, तो फिर जो सोल्यूशन आता है उसे हम कहते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। और एक और बात, अब इसी में आती है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स, IVP जिन्हें कहा जाता है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स। जब हम, क्या बात है जी, जब हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती है, और एक होता है इनिशियल कंडीशंस। इनिशियल कंडीशंस असल में आप लोगों ने चैप्टर नंबर 10 के अंदर हमने देखा था फेडरल वालों ने कि जब हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसने साथ कुछ इस तरह करके दिया होता है कि f(1) = 0 या इस तरह करके कोई उसने बात आगे लिखी होती है, कंडीशन लिखी होती है और बोला होता है फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन। आप जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हो आपके पास आंसर आता है जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन में फिर आप ये वैल्यूज़ डालते हैं, इन चीज़ों ये वैल्यूज़ डालते हैं और आपके पास c की एक फिक्स्ड वैल्यू आती है। जब c की फिक्स्ड वैल्यू आ जाती है तो हम उस सोल्यूशन को फिर कहते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब देखो कि जो कंडीशन, ये जो चीज़ें हैं ना, ये इसका मतलब है कि x 1 डालना है और y 0 डालना है, ठीक है। तो जब ये आप वैल्यूज़ डालते हैं, इन वैल्यूज़ को जो हम पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने के लिए डालते हैं, उन वैल्यूज़ को हम कहते हैं इनिशियल कंडीशंस। ये है इनिशियल कंडीशन। और ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन जिसके अंदर इनिशियल कंडीशंस दी जाएं, उसे हम कहते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। यानी ऐसी प्रॉब्लम, ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर इनिशियल वैल्यूज यानी इनिशियल कंडीशंस दी जाएं, उसे कहते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ये था जी हमारा आज का चैप्टर नंबर। इसके साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है इंटीग्रेशन का, वो सेकेंड ईयर का पूरा होता है। कोई भी इसमें बात समझ नहीं आई, कोई मसला है, वो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उसमें पूछ सकते हैं। आपको कोशिश करेंगे कि फौरी जवाब दें। बाकी अपनी तरफ से तो बड़ी मेहनत की है इस बारे में। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।